Hello friends and dear students, welcome to online platform of Sarda Sadan. Today we are discuss about the cell. Let's get start. सेल की अगर हम बात करें तो सेल एक्चुअल में है क्या? अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो व्हाट डू यू मीन अबाउट बायोलॉजी? स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओनली स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म पर आप स्टडी कर रहे हो. ये बायोलॉजी है. बायोलॉजी टर्म्स आपको यही बताता है कि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पर स्टडी कर रहे हो. सिर्फ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता ही नहीं है. नॉन लिविंग थिंग्स होगी. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होता है. नॉन लिविंग थिंग्स होगी. नॉन लिविंग थिंग्स पर अगर हम स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के अंदर नहीं है ये बात. ठीक है. तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करना बायोलॉजी है. ठीक है. अब यहां पर बात यह आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्चुअल में है क्या. किस चीज को आप लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हो और आप डिफाइन कैसे करते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को. भाई एक तरफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक तरफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आपको क्या ऐसे डिफरेंस मिलते हैं जिसके अकॉर्डिंग आप ये बता सकते हो कि ये लिविंग और ये नॉन लिविंग है. तो अगर हम इसकी मेजर बात करें या मेन देखें तो जो सेल है, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. बात यह है कि जो सेल है वो बच्चों फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की. इस चीज को हम समझें. जीव या लाइफ जहां से स्टार्ट होती है वो आप बताओगे कि एक जाइगोट से होती है इन एनिमल्स. अदरवाइज प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनमें भी एक जाइगोट जैसी स्ट्रक्चर बनती है. उनमें भी मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और जाइगोट जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं. लेकिन कुछ डिफरेंस रहेंगे यहां पर. इन ह्यूमंस बींग्स बात कर लें या फिर हम बात कर लें लिविंग थिंग्स की बात कर लें तो इनमें जो स्टार्ट की जो सेल है वो जाइगोट होती है. स्टार्ट की जो सेल है वो जाइगोट होती है. अच्छा, जाइगोट बनता कैसे है भाई? स्पर्म जो है अगर ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है, स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है तो जो सेल बनती है उसको आप जाइगोट कहोगे. क्लियर बात? ये जाइगोट बन गया. अब ये जाइगोट जो है आगे जाके एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर देगा. एक पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार कर देगा. और आप इस चीज को समझे, एक मल्टी सेलुलर चीज बन रही है. एक यूनिसेलुलर चीज से मल्टी सेलुलर बन रही है तो चीजें बढ़ रही है. यहाँ पे ये चीजें यहां से बढ़ेंगी. यानी एक सेल से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ऑर्गेनिज्म में आप चाहे ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स प्रेजेंट रहते हैं. ठीक है. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं. जैसे एक्सक्रिएशन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है. तो इतने सारे जो सिस्टम बने हैं वो एक सेल से तो नहीं बन सकते. एक सेल से तो नहीं बन सकते, बिल्कुल भी नहीं बन सकते. तो इस सेल ने क्या किया? इस सेल ने मल्टीपल डिवीजन किया. और वो कौन सी कैटेगरी में आ गया? माइटोसिस. किस में आ गया? अब बात ये है कि बहुत सारी सेल बन गई. देखो, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फंडामेंटल यूनिट कैसे है ये. बहुत सारी सेल बन गई. ये बहुत सारी सेल बन गई. इतनी सेल बन गई. अब डिवीजन हो गया, बहुत सारी सेल बन गई. अब सारी सेल बॉडी में एक काम तो नहीं कर सकती.
आप देखने का काम अलग, आपका विजन काम अलग होता है, आपका हियरिंग काम अलग होता है, खाना खाने का काम, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग काम करता है, लेकिन सारे जो सिस्टम है बने किससे हैं? सेल से बने। ये सेल से बने। अब ये सारा जो सेल का जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ सेल है, ये एक काम तो नहीं कर सकता। तो अब ये क्या स्टार्ट करेगा? ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा आपस में, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी ये अपना विभेदन करेगा। कुछ सेल्स जो होती हैं वो किसी अलग ऑर्गन सिस्टम में चली जाएंगी, कुछ सेल्स होती हैं वो किसी अलग ऑर्गन सिस्टम में चली जाएंगी, कुछ सेल्स होती हैं वो अलग ऑर्गेनिज्म सिस्टम में चली जाएंगी, कुछ अलग ऑर्गन सिस्टम में चली जाएंगी। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है, तो सभी अलग अलग जाके अपना काम करती है। क्लियर? तो यहां पर एक सेल से पहले तो बहुत सारी सेल बनी और उनसे एक ऑर्गेनिज्म बन गया, then can you say that cell is the structural unit of living organism? क्लियर? ये बात सही है कि स्ट्रक्चर बना रही है, वो स्ट्रक्चर बना रही है ना, तो स्ट्रक्चरल यूनिट हो गई। अब फंक्शनल यूनिट कैसे है, इस बात को भी आप समझें। फंक्शनल यूनिट कैसे है? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये हमने एक हंसता खेलता हुआ इंसान बना दिया ना। अच्छा, यहां तक इसको पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगा। पहले कैसे हुआ होगा? जाइगोट बना भाई, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद में ग्रुप ऑफ सेल बने, ग्रुप ऑफ सेल बने, और उसके बाद में ग्रुप ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट हुआ, ग्रुप ऑफ सेल में डिफ्रेंशिएट हुआ, आपस में बटना स्टार्ट हुए, उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम बना। अब ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखो, ये मान लो इसके ब्रेन का काम अलग है, इसके देखने का काम अलग है, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम अलग काम कर रहा है, एक्सक्रिएशन सिस्टम अलग काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग काम कर रहा है, सारे अलग अलग सिस्टम काम कर रहे हैं। तो एक सेल का समूह तो ये काम नहीं कर सकता, एक ग्रुप तो काम नहीं कर सकता, बहुत सारे ग्रुप बने। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कैसे कह रहे हो? लिविंग कैसे कहते हो आप? किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप लिविंग वर्ड दे रहे हो तो क्यों दे रहे हो? दे कैन रेस्पायरेट, दे कैन मूव, दे कैन डाइजेस्ट, बहुत सारी चीजें, दे कैन ग्रोथ, बहुत सारी चीजें वो कर रहे हैं, तो आप उसको क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? कि ये लिविंग है, कि इसमें इतनी सारे करेक्टर शो हो रहे हैं, तो ये लिविंग है। ठीक है, बात समझ में आई? मैं मेरा हाथ ला रहा हूं ऐसे, या मैं आपकी तरफ देख रहा हूं, आप मेरी तरफ देख रहे हो, मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूं, इट मीन्स लिविंग थिंग्स है। अब ये एनर्जी आ कहां से रही है? ये एनर्जी आ कहां से रही है? आप बोलोगे सर हम न्यूट्रिएंट को अपटेक करते हैं, ग्रहण करते हैं, तब जाके हमारे पास एनर्जी प्रोवाइड होती है। अब न्यूट्रिएंट आप लेते हो तो जो सेल है, इस सेल के अंदर एक जो कंट्रोल चैम्बर होता है ना, उसको आप न्यूक्लियस कहते हो भाई। क्या कहते हो? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस के अलावा इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो सेल ऑर्गेनल्स हैं जो इसमें प्रेजेंट रहते हैं, ये अगर अपना काम करेंगे, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय, राइबोसोम, ठीक है, ये अगर अपना काम करेंगे तो एक सेल काम करेगी, एक सेल काम करेगी तो ग्रुप ऑफ सेल काम करेगा, ग्रुप ऑफ सेल काम किया तो एक बॉडी, एक ऑर्गन सिस्टम काम करेगा, और ऑर्गन सिस्टम काम किया तो पूरी बॉडी काम करेगी। सो वी आर से अबाउट दिस कि
सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, स्ट्रक्चर भी है और फंक्शन भी करवा रही है, काम भी करवा रही है। तो इतनी बातें बेसिक बातें थी। अब हम थोड़ी सी वैसे बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। अगर हम बात करें, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल कैसे? जीवन की शुरुआत ही सेल से हुई है, तो फंडामेंटल तो अपने आप हो गई। फंडामेंटल को आप क्या कहते हो? बुनियादी चीज। तो हमारी एक कोई बुनियादी चीज बताइए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी फर्स्ट सेल कौन सी है, तो आप क्या बताओगे? जायगोट। तो बुनियादी चीज तो वही हुई। तो हमारा जीवन शुरू कहां से हुआ है? जायगोट से। एक सिंगल सेल से अपना अपनी जो लाइफ है वो स्टार्ट हुई है। एक सिंगल सेल से लाइफ स्टार्ट हुई है। तो हम क्या ये बात कह सकते हैं, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? कह सकते हैं बात? ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कंसिस्ट बाय सेल, ये बात क्लियर है। ये टेबल पड़ी है, ये माइक्रोस्कोप यहाँ पे रख रखा है, ये माइक्रोस्कोप है। आप इसमें ऐसे बोलोगे कि सर ये माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप जो है नॉन लिविंग है। बिल्कुल नॉन लिविंग है, क्योंकि इसके अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि अपने आप काम कर सके। ये आपको इससे काम करवाना पड़ेगा, न कि अपने आप काम कर सकता है। ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। अभी तक हमने मल्टी सेलुलर की बात से समझा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, लाइक अमीबा है, पैरामीशियम है। ये ऐसे जीव होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि इनके पास एक ही सेल है। नेचर ने इनको एक ही सेल दी है और अपना सारा काम, चाहे एक्सक्रिएशन हो, चाहे डाइजेशन हो, चाहे न्यूट्रिएंट को ऑब्जॉर्व करना हो, चाहे मेटाबॉलिक प्रोसेस चालू करनी हो, सारी एक ही सेल से करते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमारे पास तो बहुत सारी सेल्स हैं जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर सकते हैं। ये बात है डिफरेंस बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग। स्पेशली आप बहुत ही इजीली आप इस चीज कॉन्सेप्ट को आप समझा सकते हो कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे। भाई लिविंग की अगर हम बात करें तो लिविंग वो है जिसके अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। आर यू अंडरस्टैंड? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स यानी छोटे अणुओं की गति। विच पार्टिकल्स? लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, ये छोटे छोटे अणु हैं। ये जब मूवमेंट करेंगे तो एक सेल काम करेगी, एक सेल काम करेगी तो ग्रुप ऑफ सेल यानी टिश्यू काम करेगा, टिश्यू काम करेगा तो ऑर्गन, और ऑर्गन काम करेंगे तो ऑर्गन सिस्टम, पूरी बॉडी काम करेगी। तो हम कह सकते हैं कि लिविंग तो वही है जिसके अंदर सेल प्रेजेंट है। और नॉन लिविंग, बहुत सारे एक्सेप्शंस हो सकते हैं नॉन लिविंग में, लेकिन ये बात हम आगे बात करेंगे। एक्सेप्शन कैसे? जैसे आप बोलोगे कि सर लिविंग जो है ना, लिविंग वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जनन करके अपने जैसे दो बना सकता है। तो आप बोलो सर इस टेबल को तोड़ दो, दो हो जाएंगी। लेकिन खुद का जो मेन अस्तित्व था वो तो खत्म हो गया ना। टेबल टेबल नहीं रही, अस्तित्व खत्म हो गया। आप बोलते हो कि सर जो ग्रोथ करते हैं वो लिविंग है, लेकिन एक्सेप्शन ऐसे लागू कर दिया कि भाई जो रेत के टीले होते हैं उनमें भी ऊपर ग्रोथ होने लग जाती है बालू जमने से। तो सर इसको क्या कहें, लिविंग कहें या नॉन लिविंग कहें? ऑब्वियसली नॉन लिविंग है, क्योंकि उसकी जो ग्रोथ हुई है उसके बाहरी सब्सटेंस के डिपॉजिट होने से हुई है, जबकि हमारी जो ग्रोथ होती है वो इंटरनल रूप से ग्रोथ होती है। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ सेल, ये बहुत बड़ी कॉमन सी बात है, शुरू से आप सीखते आ रहे हो। रॉबर्ट हुक, सबसे पहले रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करें तो 1665 के अंदर इन्होंने अपने द्वारा बनाई एक माइक्रोस्कोप से सेल की स्टडी की थी। तो कंपाउंड यानी सिंपल प्रकार की कंपाउंड माइक्रोस्कोप थी। अच्छा, इन्होंने स्टडी किसकी की? देखो अक्सर पूछा जाता है स्टडी किसकी की, तो इन्होंने नॉन लिविंग सेल की स्टडी की। अब लोग नॉन लिविंग सेल कौन सी आ गई जिसकी स्टडी की? तो इन्होंने किसकी? पीस ऑफ कॉर्क। कॉर्क को अगर हम बात करें तो जो पेड़ की जो छाल होती है ना, पेड़ की जो रफ छाल हो जाती है एकदम, उसका टुकड़ा निकाल के अगर आप देखोगे तो है तो सेल ही वो, लेकिन वो सेल परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो गई है और एक प्रकार से वो मर गई है। तो जब इसने माइक्रोस्कोप में देखा तो इसको कुछ ऐसे चेंबर दिखाई दिए, ऐसे चेंबर दिखाई दिए।
इन्हीं चैम्बरों को इसने बाद में सेल कहा। एक्चुअल में इन्होंने सिर्फ सेल वॉल के बारे में स्टडी की थी, अंदर क्या कंटेंट भरा है इसके बारे में रॉबर्ट हुक को कुछ नहीं पता था। बात को याद रखना, ठीक है। किसकी स्टडी की? प्लांट सेल की। कैसी सेल थी? नॉन लिविंग। किसके बारे में स्टडी की? सिर्फ सेल वॉल के बारे में। सेकंड स्टडी ऑन सेल वॉल, सिर्फ किस पे स्टडी की थी? सेल वॉल, बाहरी जो लेयर थी उसके ऊपर स्टडी की। अच्छा, इन्होंने एक अपने द्वारा लिखी हुई एक बुक है माइक्रोग्राफिया, उसमें अपनी सेल के बारे में जितनी स्टडी की थी उसको सारी को डिस्क्राइब किया है इन्होंने। एक बुक है माइक्रोग्राफिया, उसमें रॉबर्ट हुक ने क्या काम किया वो सारा दे रखा है। तो आप ये माइक्रोग्राफिया जो बुक है उसको पढ़ सकते हो आप। हायर एजुकेशन में जाओगे तो आपको और ये रिक्वायर हो सकती है कि भाई माइक्रोग्राफिया बुक को आप पढ़े। इसमें इसकी बायोग्राफी भी शामिल है, कि इन्होंने कब से अपना जीवन स्टार्ट किया, क्या काम किया, क्या नहीं किया। सोचने की बात है 1665 1665 तभी इन्होंने सेल के बारे में खोज कर ली थी। फिर आए थे एंटोन वॉन लीवेनहुक। अच्छा, आइडिया किसने दे दिया था? रॉबर्ट हुक ने आइडिया दे दिया था। फिर ये आ गए 1674 में, ठीक है। यानी ये 65 में आए थे और ये 74 में आए थे। इन्होंने जीवित कोशिका का अध्ययन किया था, यानी लिविंग सेल का अध्ययन किया था, ठीक है। स्टडी ऑन लिविंग सेल। और ध्यान रखना, ये अक्सर पूछा जाता है कि इन्होंने प्लांट सेल पे स्टडी की थी, बट इन्होंने किस पे स्टडी की थी? एनिमल सेल। किस किस पे? बैक्टीरिया सेल, प्रोटोजोआ, स्पर्म, आरबीसी सेल। और इन सब को इन्होंने एनिमल क्यूल कहा था। क्या कहा था? एनिमल क्यूल कहा था, ठीक है। तो स्टडी ऑफ सेल की हमने बात कर ली, कंपोनेंट ऑफ सेल क्या है, टाइप्स ऑफ सेल क्या है, ये हम जो नेक्स्ट क्लास चलेंगी उनमें हम देखते रहेंगे। तो थोड़ा सा मैंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस किया था, तो आप इसको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।